Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 12 current and electricity. हमने करंट और इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था. कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसके रिलेशनशिप विथ द करंट एंड करंट डेंसिटी. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है राइट प्रीवियस लेक्चर में. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. Right? So we are going to discuss about EMF. Now EMF stands for electromotive force. ठीक. अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके जैसे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल्स में, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर यहाँ पे बताऊंगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा होता है. ठीक है. Consider that this is an electrolyte. You know what electrolyte is, right? And you have a plate here, which may be cathode. Right? There will be a plate here as well. Right? और rods भी बोल सकते हो. ठीक है. And you know, this is at different potential. Let's say that this is negative terminal, negative plate, and this is positive plate. This is positive plate, right? And in order to flow a current, there has to be a flow of charge. Flow of charge. ठीक है. तो ये आपका जो internal जो सिंपल वोल्टेज सेल के बारे में अगर बात करूँ तो सिंपल वोल्टेज सेल में जो चीज़ें होती है वो मैं बता रहा हूँ. तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं इन दो प्लेट के बीच में वोल्टमीटर लगा दूं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ बताएंगे मुझे. पोटेंशियल डिफरेंस कुछ वैल्यू मिलेगा. लेट्स से द पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट. एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 10 वोल्ट. ठीक है. तो इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है. इस केस में कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है. देयर इज नो फ्लोइंग ऑफ चार्ज. इट्स सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग प्लेट्स पे हैं. पोटेंशियल अगर अलग अलग प्लेट्स पे अलग अलग चार्ज है, ठीक है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से ऑफ 10 वोल्ट. पर ऐसा तो नहीं होगा. ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप किसी जैसे कि ये वोल्टमीटर को हटा के अगर मैं कोई एक रजिस्टर रख देता हूँ तो क्या होगा. देखो, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आके, राइट, लेट्स से कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ जाएगी एंड देन इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तो चार्ज मूव करना शुरू करेगा. चार्ज जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट पे भी, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होंगे, राइट. तो वो क्या होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस चार्ज इज फ्लोइंग इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, there will be an obstruction inside the electrolyte, and that obstruction is nothing but the internal resistance of the cell. Internal resistance of the cell. Try to understand this. ठीक है. तो जब कोई सर्किट क्लोज नहीं था, जब बैटरी मतलब सिंपली एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर था, उस केस में जब मैंने वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज निकाला तो मुझे 10 वोल्ट दिखा. अब जब मैंने रेजिस्टर लगा दिया और अब मैंने जब इसके अक्रॉस वोल्टेज मापने की कोशिश की, तो व्हाट आई गॉट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई गॉट अराउंड 9.45 वोल्ट. लेट्स से 9.45 वोल्ट. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ वैल्यू, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट ऑब्वियस है। तो इसका मैं अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे होगा? देखो, ये मान लो आपका बैटरी का सिंबल है, ठीक है, और एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका क्या हुआ? बैटरी हो गया। और ये जो है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, कैपिटल का, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ मान लो ई है, ठीक है, एंड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। आपको अगर बेसिक चीज पता है, तो आपको पता होगा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा लेट्स से V1, तो आपका जो E होगा दैट वुड बी V प्लस V1। अभी मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ाऊंगा, उसमें वापस से चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो E इज इक्वल टू V प्लस V1, ठीक है। मान लो कि करंट आपका I है, तो यू नो I E इज इक्वल टू, हियर V वुड बी I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो इस केस में आपका करंट क्या होगा? जो करंट वुड बी E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आपको लोअर स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, और इसको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब देखो, इसको अलग तरीका भी ये करने का, आप है ना, यू नो डी क्यू बाई यू नो योर you can write like this, like let's say for example your potential is work done upon charge, right? So dV is equal to dW by dQ। उस तरीके से भी आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, और ये भी तरीका है एक सिंपल वाला, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन इट, ठीक है। इसको जब आप मैथमेटिकली आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो भी मैं इसके टर्म्स में इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम होती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल। जब कोई बैटरी, जब कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था, जब सर्किट क्लोज नहीं था, तब मैंने जब वोल्टेज निकाला इसके अक्रॉस तो इट वाज 10 वोल्ट, एंड व्हेन आई जस्ट कनेक्टेड एनी अप्लायंसेस, व्हाट विल हैपन? द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, and as it will start flowing, what will happen? There would be drop in potential in the electrolyte, just because there will be internal resistance in the electrolyte, and as there is a drop in potential, the total voltage that I'll get across the terminal would be less than the EMF, which is 9.45। तो आपका यहाँ पे ड्रॉप इन पोटेंशियल कितना हो गया? आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। Your drop in potential here, would be 10 minus 9.45, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 0.5 आई थिंक 0.55 वोल्ट आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? ये यहाँ इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसके वजह से हुआ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे मैं आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन लॉ बताने वाला हूँ, राइट। जिसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम से भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते ही हैं, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एक्सप्लेन यू दोज कंसेप्ट्स, ठीक है, और उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज about Kirchhoff junction law. So this is, let me use another pen, that is Kirchhoff's law। दो लॉ हैं जो आपको पढ़ने हैं, राइट। फर्स्ट is junction law। The junction law, उसका मतलब क्या है? मान लो कि आपके पास कुछ सर्किट है इस तरीके से,
इस तरीके से कुछ सर्किट है, ठीक है। एक करंट जो है ना, मान लो ये I1 करंट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, I2 करंट आ रहा है और I3 बाहर जा रहा है और I4 बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जंक्शन लॉ क्या कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट वापस जाएगा। आप इस पॉइंट पे चार्ज को फ्लो, देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के कंजर्वेशन के हिसाब से जितना चार्ज यहाँ पे वो आएगा उतना ही वापस जाएगा। देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज ओवर हियर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके हिसाब से मतलब क्या होगा, देखो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4, ठीक है। ये जंक्शन लॉ है। अब इसको बोलने का अलग अलग तरीके भी हैं, जैसे कि मैं क्या करूँगा, अगर अंदर आया तो मैं वो क्या कहूँगा, I1 प्लस I2, अंदर आने को मैं पॉजिटिव लूँगा और बाहर जाने को नेगेटिव लूँगा, माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। ये वही चीज़ है, ये ऊपर का ही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्किट। सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अच्छा, आप बोलोगे कि सर मैं अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव क्यों नहीं ले सकता हूँ? ले सकते हो, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माइनस I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, मैंने इसको इस साइड लेके गया, ये भी वही पॉइंट है, ये भी वही पॉइंट है, यस और नो, ये भी आपका वही पॉइंट है। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूँ, एकदम सिंपल सा, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। मान लो ठीक है, let's say this is 2 ampere, this is 3 ampere, this is 5 ampere. I need to find what would be this value, ठीक है, what would be this value। तो 2 एम्पियर अंदर आ रहा है, 3 एम्पियर भी अंदर आ रहा है, 5 एम्पियर अंदर आ रहा है, और ये कुछ वैल्यू बाहर जा रहा होगा, तो ये कितना वैल्यू होगा? तो आप देखोगे तो ये सारे वैल्यूज अंदर आ रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं, मतलब ये सबका सम होगा, राइट। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, मतलब ये 10 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा होगा, 10 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा होगा, तभी यहाँ पे चार्ज कंजर्व होगा। चार्ज मतलब चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और जंक्शन लॉ के हिसाब से जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट वापस बाहर जाएगा। तो 2 आया, 3 भी आया, 5 आया, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, एंड दिस 10 हैज टू कम आउट, राइट। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। सो दिस वाज जंक्शन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, जस्ट आपको भी फिलहाल कंसेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट, द लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं इसको। इसका क्या स्टेटमेंट है, पहले देखो इसका स्टेटमेंट देखो। द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of all the potential difference of all the potential differences along the closed loop, in a circuit is zero। ये मैं कहूँ, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, पर इस तरीके से नहीं पढ़ा था। ये लूप लॉ को हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। This is also known as किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है।
इस चीज को आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अब कैसे पढ़ा है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने कैसे पढ़ा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम लूंगा और उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो, मान लो ये आपका सर्किट था। लेट्स से दिस इज अ सर्किट, दिस वाज R1, दिस वाज R2, दिस वाज R3 एंड दिस इज V। तो आप कहते थे कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस V1 वोल्टेज है, दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस V2 है और तीसरे एक रेजिस्टर के अक्रॉस V3 है। ठीक है, तो आप क्या कहते थे, योर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आप कहते थे। ये कहाँ से कहते थे आप? दिस इज ड्यू टू दिस लॉ, द algebraic sum of all the potential differences along the closed loop in a circuit is 0। मतलब क्या होगा? देखो, एक चीज याद रखना, जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट फ्लो करेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, इस पॉइंट से शुरू करूंगा। तो मैं जैसे ही आगे आऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा। सॉरी, दिस इज, लेट्स से इस पॉइंट पे VA पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे VB पोटेंशियल है। तो अगर मैं जब यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ, है ना। इसको क्या करूँगा, प्लस ले लूँगा। तो क्या होगा, V, टोटल V है यहाँ पे V। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जब आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, -V1 होगा। फिर यहाँ पे वापस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, -V2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, -V3 इक्वल टू 0। क्या हो गया आपका V, क्या हो गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे पूछा गया था algebraic sum of all the potential differences along the closed loop in a circuit is 0। अब बोलोगे सर यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू करो तो भी कर सकते हो, यहाँ नहीं, यहाँ से शुरू करो तो भी कर सकते हो। बोलोगे सर ये आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा था तो उसका साइन अलग होगा, अब मैं जब यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ तो उसका साइन अलग होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप अगर ध्यान में रखोगे, तो अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ कि भाई आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे ही आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस लेना, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस ले लेना। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो प्लस ले लोगे, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस ले लोगे। तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसका उल्टा भी किया जा सकता है, कहीं कहीं किताब में उल्टा भी दिया गया है, राइट। इफ यू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव दे कंसिडर नेगेटिव, एंड इफ यू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दे कंसिडर पॉजिटिव। एक चीज याद रखना, अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से बताता हूँ। देखो, जब मैं यहाँ से, ये नेगेटिव टर्मिनल था और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल गया तो मैंने पॉजिटिव लिया। फिर जब करंट फ्लो करता है तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस टर्मिनल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो नेगेटिव लिया, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव किया तो फिर नेगेटिव लिया, फिर अगेन पॉजिटिव से नेगेटिव लिया तो फिर नेगेटिव लिया, एंड दैट सम टर्न्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और फिर उसके बाद आपने इसी को आपने यहाँ पे प्रूव किया है, इसी को आपने यहाँ पे प्रूव किया। So this is algebraic sum of all the potential differences along the closed loop in a circuit is 0। ठीक है, ठीक है। एक और मैं आपको लूप देता हूँ, एक अच्छा वाला देता हूँ जहाँ पे EMF के साथ रहेगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, लेट्स से ये मान लीजिए R1 है, EMF है। So let's say this is your E2। ठीक है, ये मान लो आप R4 है,
2 A even yeah. So this is, let's say, let me call this as R3, this is E1, this is R2, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांच में मान लो कि I1 फ्लो है, जरूरी नहीं है कि सारे ब्रांच में करंट I1 फ्लो यही हो रहा होगा, ये कहीं से आ रहा होगा, लेट्स से दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर, दिस इज गोइंग फ्रॉम समवेयर, ठीक है। अगेन ये कहीं से आ रहा होगा, कहीं से जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से आ रहा होगा और कहीं से भी जा रहा होगा। ये मान लो आपका I1 है, ठीक है, ये मान लो आप I2 है, ठीक है, और ये मान लो आप I3 है, ठीक है, और ये मान लो I4, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। देखो आप लूप में घूम सकते हो, आप यहाँ से शुरू करो, पॉइंट ए से शुरू करो, ये मान लो पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए से बी आओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे और डी से ए आओगे, ए से बी से सी से डी और डी से ए, ठीक है। अगर आप मूव करते हो तो कैसे, सारे पोटेंशियल को आपको ऐड करना है और जीरो कर देना है। देखो अब देखो, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 इंटू R1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस I1 इंटू R1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ से I2 जा रहा है, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव I2 जा रहा है, अगेन मैं लिखूंगा माइनस I2 इंटू R2। जब यहाँ पे आया तब मैं जब ये जा रहा हूँ, देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस E1 लिखूंगा, बिकॉज EMF तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे EMF ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये जो करंट I3 है कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो क्या करूँगा, मैं नेगेटिव लिखूंगा, माइनस I3 R3, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा तो करंट, देखो करंट मेरे उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, करंट मेरे उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लिखूंगा I4 R4। अब देखो वापस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस E2, मैं कहाँ पहुंच गया, ए के पास पहुंच गया, तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से लूप लॉ आपको करना है, इस तरीके से। अच्छा, आप जरूरी नहीं है मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में भी जाता तो सेम इक्वेशन बनता, आप कर सकते हो। मैंने ये क्लॉकवाइज लिया, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जाता तो सेम होता। एक कन्वेंशन आप पकड़ लो, उसी कन्वेंशन से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने कहा करंट जहां से फ्लो करता है वो पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, और जब आप जा रहे हो तो उसको नेगेटिव कंसिडर करो, ठीक है। इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, नेगेटिव कंसिडर करो। अब वापस ये करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा हो जिस डायरेक्शन में आप करंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप नेगेटिव वैल्यू लिखो माइनस I2। फिर उसके बाद इस केस में देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आप जा रहे हो, अब नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है। उसी तरीके से फिर यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, से पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो क्या होगा, माइनस किया। फिर देखो इस केस में आप उल्टा हो रहा है, आप जहाँ जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे I4 R4। इस केस में देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चंस में आपको अगर लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, KVL लगाना है, तो इस तरीके से आप लगाओगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है तो आपको इस तरफ से लगाओगे, ठीक है। मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैं इसका बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है कि थियरी क्या है, ठीक है। इसका थियरी क्या है वो आप समझो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने बताया, किरचॉफ करंट लॉ मैंने बताया, इसको आपको खाली समझना है कि एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाद में इसका कैसे एप्लीकेशन होने वाला है, क्या होने वाला है, आई एम गोइंग टू सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मैं आगे इस पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। नाउ जो रजिस्टर है आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता रहेगा,
दो तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत फटाक से मैं कराऊंगा ये, बिकॉज बहुत 10th स्टैंडर्ड में बहुत बेसिक चीज़ें आपने इसको पढ़ी होगी, तो मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दूंगा, बट मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता भी दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा इसमें, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर्स बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं, तो ये सीरीज कनेक्शन होता है, राइट। मान लो ये R1, R2, R3, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मान लो V, ये V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। तो आपको पता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करंट जो जाएगा वो करंट सब में सेम रहेगा। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे इसको R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, एक सिंपल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा V किसके बराबर होगा, मेरा V किसके बराबर होगा, मेरा V I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। और V1 किसके बराबर है, I इंटू R1 बाय, आपका पता है आपको लॉ, ओम्स लॉ पता है, राइट। दिस इज I इंटू R2, ये क्या होगा I इंटू R3। नाउ जस्ट टेक आउट I एंड कैंसिल इट आउट, सो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्स, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होगा, राइट। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट मी टेक अनदर कलर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज है। अच्छा, अब करंट जब जाएगा, देखो ये जंक्शन लॉ लगेगा ना, यहाँ पे जंक्शन लॉ लगेगा, है ना। करंट आई जा रहा है, तो मान लो कि इस तरह से I1 आएगा, इधर से I2 जाएगा और इधर से I3 जाएगा, ठीक है। ये मान लो आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है R इक्विवेलेंट में, तो कैसे करोगे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू R इक्विवेलेंट, हाउ विल डू दैट, हाउ विल यू डू दैट, सी दिस इज R इक्विवेलेंट, this is R equivalent, this is voltage and this is the current that is moving through it, this is the current that is moving through it। तो मेरा I क्या होगा, I किसके बराबर होगा, V by R equivalent के बराबर होगा, मेरा I V by R equivalent के बराबर होगा, ठीक है। इस केस में मेरा क्या होगा, देखो I1, my I1 would be V by R1, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात पता है, I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. So what I am going to do, I am going to take out V common, and what I am going to do is I am going to substitute 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी, रोज स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। जस्ट फॉर कंटिन्यूटी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि R equivalent is R1 plus R2 plus R3 in series, whereas R equivalent is 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 in parallel. Voltage is going to remain same in the resistor which is parallel, right? Whereas current is going to divide according to the value of resistors. Current is going to divide according to the value of resistor, or proportional to the value of, or inversely proportional to the value of resistors, right? Okay, so this is series and parallel combinations, ठीक है, ठीक है, राइट। एक बहुत सिंपल सा मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके लिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ठीक है। ये मान लो आपका 10 ओम है, ये मान लो 30 ओम है, और ये मान लो आपका 2.5 ओम है, 2.5 ओम है। मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में कितना होगा। बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे करेंगे। आर इक्विवेलेंट आपका अक्रॉस ए बी कितना है, देखो ये दो पैरेलल में दिख रहा है आपको,
ये दो तो आपके पैरेलल है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये दो आपके पैरेलल है, तो कैसा होगा, अब इसको निकाल सकते हो। देखो इसको निकालने का तरीका आपको पता होगा। तो मान लो कि 1/r' ले लो, 1/r1 प्लस 1/r2 ले लो, ठीक है। सो हो जाएगा r2 प्लस r1 डिवाइड बाय r1 इंटू r2, ठीक है। तो ये आपको होगा, राइट राइट। सो ये देखो, ये r1 r2, अब इसका रेसिप्रोकल कर लोगे आप, क्या करोगे, r1 r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2। देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय द सम ऑफ द टू, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। सो आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपको ये r' मिलेगा, r' मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, अब इसका 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 पहले आप इक्विवेलेंट निकालो, क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू विच इज 300 डिवाइड बाय 40, वाई सम ऑफ द टू, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइड बाय सम ऑफ द टू, ठीक है। यही किया ना आपने, इसको यहाँ लेके गए, इसको यहाँ लेके गए, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाय r1 इंटू r2 किया, फिर उसका रेसिप्रोकल किया, तो यू गॉट दिस r' हियर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा देखो, ठीक है, दिस इज 7.5, आई थिंक दिस इज 7.5, ठीक है। ये और ये सीरीज में है, तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आगे आपका आंसर कितना होगा, ये 10 ओम होगा। 10 ओम इज द आंसर, 10 ओम इज द आंसर। इट वॉज वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है। बहुत छोटा वाला चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। देन कम्स ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, देखो मान लो कि एक E1 बैटरी है, मतलब, और ये R1 रजिस्टर है, दूसरा E2 है, ये R2 रजिस्टर है, ठीक है। ये आपका E1, ये आपका R1, ये आपका E2, ये आपका R2, ठीक है। और ये कनेक्टेड है आपके रजिस्टर्स, कैपिटल R से, ये कनेक्टेड है आपके रजिस्टर्स, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा कि जैसे ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, और R1 R2 को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको है ना प्रूव करके बताना है कि कैसे हुआ था। आप क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के इसको यूज कर सकते हो, क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से मूव करूँगा, ऐसे मूव करूँगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो क्या होगा, -E1, अच्छा, मैं करंट है ना इस डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा हूँ, उल्टे डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। देखो करंट का जो डायरेक्शन है, लेट मी चूज अनदर कलर हियर, जो करंट का डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, ये वाला, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले क्या हो गया, अगर देखोगे आप, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो -E1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो करंट और मेरा डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्या लिखूंगा, +I इंटू R1, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं -E2 कर दूंगा। फिर क्या करूंगा, देखो अब करंट तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, करंट तो इसी डायरेक्शन में, मैं करंट के उल्टे डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या करूंगा, +I R2। फिर मैं यहाँ आऊँगा, और यहाँ जब गया तो वापस देखो मैं करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो क्या करूँगा, ऐड करूँगा, +I इंटू R, और फिर यहाँ पे आके पहुँच जाऊँगा, दैट इज इक्वल टू 0। यही तो आपका क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ है, यही तो आपका क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ है, राइट। अब आप क्या करोगे, देखो सारे पॉजिटिव टर्म्स को एक जगह रख दो। सारे पॉजिटिव टर्म्स अगर मैं एक जगह रखूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, I R1 + R2
प्लस आर दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 लिख सकता हूँ। E1 प्लस E2 मैं इसको लिख सकता हूँ, यस और नो। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, अब आपका करंट क्या होगा, करंट इज E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखो क्या हुआ, सीरीज में आप पढ़ते थे जब बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो ईएमएफ ऐड हो जाता है। अब E1 E2 ऐड करके आपने लिख दिया यहाँ पे, मान लो E, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाते हैं, सिंपल एज इफ इट इज एडेड इन अ सीरीज। तो R1 प्लस R2 सीरीज में है तो मैं लिख देता हूँ R0 और बाय प्लस कैपिटल आर। ये आपका करंट का वैल्यू हो गया, ये आपका करंट का वैल्यू। जहाँ पे मेरा E क्या है, E इज टोटल ईएमएफ विच इज एडेड ऑफ E1 प्लस E2। ठीक है, व्हाट इज माय R0, R0 में इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ग्रुपिंग of batteries in a series, grouping of batteries in a series connection. Now we are going to see what happens in a parallel connection. What happens in a parallel connection, बहुत important है, ध्यान से सुनना। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में मैं क्या करूंगा, देखो this is, let's say, E1, this is again resistor, let's say this is your E2 and this is again your resistor। ठीक है, ये कनेक्टेड हो गए आपके, मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपके कनेक्टेड हो गए। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं R1 है, ये मान लेता हूँ R2। ठीक है, ये मान लेता हूँ R1 और ये मान लेता हूँ I2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ करंट इन द मेन सर्किट इज I, कैपिटल I। तो ये देखो, ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर ये I1 है तो ये क्या होगा, I माइनस I1 होगा, है ना। अगर ये I1 है तो ये क्या होगा, I माइनस I1 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा, लोअर स्टैंडर्ड में ये E1 और E2 की वैल्यू सेम होती थी तो आप समझते थे कि भाई दोनों वैल्यू सेम होगा तो उतना ही वैल्यू इसके क्रॉस मिलेगा, ये R के क्रॉस मिलेगा। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा अगर E1 और E2 की वैल्यू सेम होती है तो कैसे आसानी से आप इसको सेम वैल्यू पकड़ सकते हो, सेम वैल्यू ले सकते हो। मान लो कि ये 0.5 वोल्ट होता तो R के क्रॉस भी आप 0.5 वोल्ट ही कंसिडर करते हैं, 0.5 वोल्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लिसन हियर, देखो अब होगा क्या, अब आप दो लूप लोगे, दो लूप, कौन से लूप लोगे वो मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। दो लूप लेने वाले हो, कौन से वाले, देखो पहले तो ये वाला ब्लू कलर वाला लाइन है, वो वाला लूप लोगे आप। ठीक है, ये वाला लूप लोगे तो कहाँ से शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू करो तो जिसके अलॉन्ग में जा रहा हूँ उसी के अलॉन्ग करंट है, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, माइनस I R हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा। अब देखो जिसके अक्रॉस जा रहा हूँ उसी के अक्रॉस करंट है, उसी के अक्रॉस करंट है, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1 हो जाएगा, माइनस I1 R1। और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं दूसरा लूप लूंगा, दूसरा लूप ये लूंगा, ये वाला लूप,
ठीक है, ये वाला लूप लूँगा, ठीक है। अब मैं कहाँ से जाऊँगा, कहीं से भी जा सकता हूँ, वापस से मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखो तो ये वापस माइनस आई इंटू आर। अब यहाँ आऊँगा तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी करंट की डायरेक्शन यही है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो नेगेटिव आई माइनस आई वन टाइम्स आर टू, है ना, प्लस ई टू, और फिर ये वापस यहाँ आ गया, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब मेरा काम ये है, मेरा काम है कि करंट आई की वैल्यू निकालना, आई की वैल्यू निकाला। जैसे मैं आई की वैल्यू निकाल लूंगा वैसे ही मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी। तो देखो देखो ये क्या है, इसको मैं वापस से, इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूँ तो कैसे होगा ये, देखो आई आर माइनस आई इंटू आर टू प्लस आई वन आर टू प्लस आई वन आर टू प्लस ई टू इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों दो इक्वेशन है मेरे में, अगर मैं इसको R2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको, इस इक्वेशन को मैं R1 से मल्टीप्लाई करता हूं और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये वाला टर्म I1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, I1 वाला सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट मी टेक अनदर पेन, हाँ ठीक है। अब देखो मैं इसको R1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैपिटल आर स्मॉल, ये R2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, स्मॉल R2 माइनस I1 R1 R2 प्लस E1 R2 is equal to 0. This is equation number, let's say 3. This is equation number 3. ठीक है, फिर इसको R1 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस आई आर R1, ठीक है, ठीक है, माइनस आई R2 R1 प्लस I1 R2 R1 plus E2 R1 equal to 0. This is my equation number 4. Now if you just check, if you add equation number 3 and 4, if you add equation number 3 and 4, देख लोगे आप, आपको समझ में आ जाएगा। If you add equation number 3 and 4, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, अगर ऐड करोगे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, माइनस आई आर R2, ठीक है, और ये भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, माइनस आई आर R1, ठीक है, ठीक है, और ये भी ऐड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस आई R2 R1, ठीक है, और ये दो ऐड कर दो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन तीनों में देखो I कॉमन है तो I बाहर निकाल लो। अच्छा एक काम करो, E1 R2 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू, मैं इसको सबको इस साइड लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और I बाहर निकाल लोगे तो क्या बनेगा, देखो R कैपिटल R2 प्लस R कैपिटल R1 प्लस R1 R2 प्लस R1 R2 आपको बनेगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो आप, राइट राइट, अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 इज इक्वल टू I, ठीक है। अब इस केस में मैं R बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा मेरा, इस केस में अगर R बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 ये बनेगा, ठीक है। अब देखो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय कैपिटल R R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 दैट इज इक्वल टू माई करंट, दैट इज इक्वल टू माई करंट, दैट इज इक्वल टू माई
करंट। ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे, तो ये याद रखना, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं सेट करूँगा, क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय क्या था मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड बाय R1 R2 करूँगा। क्यों करूँगा मैं बताऊँगा आपको। पहले मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय R1 एंड R2। तो ऊपर का क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कंप्लीट डिवाइड बाय, इसको करूँगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका R प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ में आना चाहिए। देखो पैरेलल में था, तो पैरेलल में R1 R2 पैरेलल में था, तो ये आपका R0 हो गया, ये स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज इन पैरेलल, सो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये पैरेलल में हो गया। ठीक है, और ये जो EMF है, ये EMF आपका E0 हो गया, E0 अपॉन कैपिटल R प्लस R0। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसके क्रॉस आपको जो वोल्टेज मिलेगा, EMF मिलेगा, वो इसकी वैल्यू होगी, वो ऐसा होगा। अच्छा, अगर देखोगे E1 E2 के बराबर होता, E1 और E2 के बराबर होता तो क्या हो जाता, देखो E1 और E2 के बराबर होता तो क्या होता, मान लो E मैंने लिखा, E R2 प्लस E R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, आप E कॉमन लेते और क्या हो जाता, R2 प्लस R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो जाता, ये कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये कैंसिल हो जाता, तो आपको क्या मिलता, आपको E मिलता। राइट, आपने लोअर स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि ये दो वैल्यू सेम होती थी, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको आप E कंसिडर करते थे। अगर वैल्यू सेम नहीं होती है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आपका E0 इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, याद रखना, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और ठीक है, और ये जो है ये है आपका इन दो रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। बहुत ही सिंपल सा है, राइट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। आप इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा, राइट, एंड वी वुड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। उसके बाद बोर्ड क्वेश्चंस भी मैं इस पे लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।